हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हेल्पफुल लगते तो प्लीज इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको। टाइटली स्ट्रेच्ड string with fixed end points x equals to 0, x equals to L is initially at rest in its equilibrium position if it is set vibrating by giving each point a velocity lambda x into L minus x. Find the displacement of the string at any distance from one end at any time. अब समझिए क्या कह रहा है। A tightly stretched string fixed end point x equals to 0, x equals to L। तो एक स्ट्रिंग थी आपके पास, उसको आपने x इक्वल्स टू 0 पे भी टाई करके रखा है और x इक्वल्स टू L पे भी टाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे कुछ भी मूवमेंट होंगी क्या? नहीं होंगी। तो y एक्सिस के अलोंग आपको कुछ भी मूवमेंट मिलेगा क्या? वाले दो पॉइंट पे नहीं मिलेगा। मतलब यहाँ पे अगर x की वैल्यू है 0 तो y भी क्या आ जाएगा? 0। और x की वैल्यू है L तो y भी क्या आ जाएगा? 0। समझा ना? क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा ये दो पॉइंट पे करके, दोनों पॉइंट पे y की वैल्यू रहने वाली है 0। फिर क्या कह रहा है? इज इनिशियली एट रेस्ट इन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी शुरुआत में जब टाइम की वैल्यू है 0 आप इसको क्या कर रहे हो? रेस्ट करके रख रहे हो। कहां पे? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ये स्ट्रिंग के लिए इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी रहेंगी? जहां पे अभी वो है ऑलरेडी, है ना। ऐसा स्ट्रेट करके अगर रखोगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इक्विलिब्रियम पोजीशन मालूम है ना आपको क्या होता है? जहां पे हर एक जो फोर्स है वो ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड है। तो अगर आपने इसको ऐसे रखे है तो वो कैसा है? इक्विलिब्रियम पोजीशन में। अगर आप इसको ऊपर रखते तो जैसे आप वहां से हाथ को हटाते तो तुरंत नीचे आती थी, लेकिन यहाँ पे जब तक आप इस पे एडिशनल फोर्स नहीं लगाएंगे ये मूव करेंगे क्या? नहीं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब आपको समझ में आ रहा है ना कि इक्विलिब्रियम पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका? 0। कब? जब टाइम की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 0 है। ये चीज समझ में आया? फिर बोल रहा है इफ इट इज सेट वाइब्रेटिंग बाय गिविंग ईच पॉइंट अ वेलोसिटी लैम्बडा एक्स एल माइनस एक्स। मतलब अब बोल रहा है ये जो मैंने आपको बताया ना, इस पे जैसे आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा? वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगा। तो कह रहा है कि आपने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड किया। वेलोसिटी क्या रहेगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट रहेगा। तो आगे डेल वाई बाय डेल टी। आगे ये कितना दिया हुआ है आपको?
लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स। ये कब प्रोवाइड किया आपने? जब टाइम था t इक्वल टू 0, यानी मोशन स्टार्ट होने वाला था। मोशन कैसे स्टार्ट हुआ? जैसे आपने उस पर फोर्स अप्लाई किया हुआ। तो ये हो गया आपके लिए बाउंड्री कंडीशन, ये हो गया आपके लिए इनिशियल कंडीशन। कैसे निकाले समझा? क्योंकि ये क्वेश्चन में सबसे हार्ड चीज यही होता है, जो क्वेश्चन में यहाँ पे थ्योरेटिकल लैंग्वेज में दिया हुआ है, आप उसको ऐसे न्यूमेरिकल फॉर्म में किस तरीके से बनाते हैं। समझ में आया पक्के में? किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में। सबसे आप पहले लिखेंगे वी नो दैट। क्या मालूम है आपको? द वेव इक्वेशन इज, मैंने डायरेक्ट वेव इक्वेशन क्यों लिखा? क्योंकि मेरे को मालूम है जब भी मैं स्ट्रिंग को वाइब्रेट करूंगा तो क्या बनाएंगे? कुछ ना कुछ वेव, वाइब्रेशन होगा। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग का कंसेप्ट लगेगा वहां पे। क्या रहती है उसकी इक्वेशन? डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर आएगा। फिर आप इसकी क्या लिखते थे? इनिशियल कंडीशन और बाउंड्री कंडीशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे बाउंड्री कंडीशंस। क्या है बाउंड्री कंडीशन? दोनों एंड को आपने करके रखा है फिक्स, तो यहां पे कुछ भी डिस्प्लेसमेंट होगा क्या? नहीं होगा। तो आप लिखेंगे बाउंड्री कंडीशन में y की वैल्यू आएंगी 0। कब? व्हेन x की वैल्यू है 0। और सेकेंड y की वैल्यू आएंगी 0। कब? जब x की वैल्यू है एल। आप चाहो तो इनको इक्वेशन दे सकते हैं, या तो हमने बाउंड्री कंडीशन में मेंशन करके रखा है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं यूजिंग बाउंड्री कंडीशन करके। समझा? और आपको दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई है। क्या दी हुई है इनिशियल कंडीशन? पहला तो कह रहा है कि आपका जो स्ट्रिंग है वो इनिशियली कैसा है? एट रेस्ट है ना? यानी कुछ भी मोशन किया हुआ है क्या? आपने उसको कहीं पे भी पकड़ के रखा हुआ है क्या? नहीं, वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में रेस्ट पे है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कौन सी रहती है? जब वो ऐसा स्ट्रेट लाइन में। अगर स्ट्रेट लाइन में तो कुछ भी डिस्प्लेसमेंट कर रहा है क्या? नहीं, यानी y की वैल्यू क्या है? 0 है। तो आप लिखेंगे y की वैल्यू है 0। कब? व्हेन टाइम की वैल्यू है 0। सेकेंड, एक और चीज आपको बता रहा है, क्या? कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो आपने यहाँ पे दिया हुआ है, वेलोसिटी जो दिया हुआ है वो क्या है? लैम्बडा एक्स एल माइनस एक्स दिया हुआ है आपको। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी वेलोसिटी कितना दिया हुआ है? लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स। इतनी आपने वेलोसिटी इसको इनिशियली प्रोवाइड की। इनिशियली मतलब जब टाइम की वैल्यू थी 0। तो आपको दिया हुआ है डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू है लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स व्हेन टी इक्वल टू 0। तो आपने बाउंड्री कंडीशन लिख दिया, इनिशियल कंडीशन लिख दिया। उसके बाद क्या करते हैं? जो सॉल्यूशन आपने याद किया था वाला सॉल्यूशन यहाँ पे लिखते हैं। तो आप लिखेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज गिवन बाय, क्या रहता है? y इक्वल्स टू c1 साइन cos px, c1 cos px प्लस c2 साइन px इंटू c3 cos pct प्लस c4 साइन pct आएगा। इसको देता हूं मैं इक्वेशन नंबर। कोई भी दिक्कत? यहाँ पे c1 c2 वगैरह सब क्या रहते हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। वेयर c1 c2 c3 एंड c4 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक सबको समझ में आ गया? आपको मिल गई पूरी y की वैल्यू मिल गई। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन लगा के जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो सकते हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले पहली बाउंड्री कंडीशन लगाता हूं। तो आप यूजिंग, एक मिनट, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन कौन सी वाली? y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगी? y के जगह क्या रखना है आपको? 0। कब? जब आप जहां जहां पे x है उसके जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे?
0, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, C1 cos px 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, प्लस C2 sin px 0 इंटू एक्स हो जाएगा 0, C3 cos pct प्लस C4 sin pct। बताइए cos 0 कितना होता है 1, sin 0 0, तो 0 से कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर क्या आता 0, तो आपको मिला 0 इक्वल्स टू C1, cos 0 हो गया 1, लिखने की जरूरत है नहीं, C2 इंटू साइन 0, साइन 0 कितना हो गया 0, तो 0 से मल्टीप्लाई तो कुछ भी चेंज होगा क्या नहीं, क्या है यहाँ पे वैल्यू C3 cos CPT प्लस C4 sin CP, रीजन क्या डालेंगे, सिंस cos 0 1 और sin 0 की वैल्यू 0 आएगा, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। अब ये जो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है ये 0 हो सकती क्या नहीं, क्योंकि अगर ये वैल्यू 0 हो गई तो आपका पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0, तो अगर ये 0 नहीं हो सकती तो क्या 0 हो सकता है, एकदम 0 हो सकता है, तो दिस इंप्लाइज C1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 0 आ गई, तो C1 की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 पे, क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर इक्वेशन 2 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू C1 की वैल्यू है 0, तो 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएंगी 0, तो क्या बचा C2 sin px इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, इक्वेशन नंबर 3। पहली कंडीशन लगा दिए, अब बारी हमारे दूसरी कंडीशन की, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन क्या दिया हुआ है, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू l, तो आप लिखेंगे यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, कौन सी, y इक्वल्स टू 0 व्हेन x इक्वल्स टू l, वी गेट, बताइए क्या मिलेगा, y की वैल्यू क्या दी हुई है 0, तो इक्वेशन 3 बिकम्स, y के जगह आ गया 0, C2 sin px, x की वैल्यू क्या है l, तो आ गया PL इंटू C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT आएगा। फिर से देखो यहाँ पे तीन वैल्यू का मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा, अगर C2 0 हो गया तो C2 की वैल्यू अगर 0 होगी तो पूरा आंसर क्या आ जाएगा 0, अगर ये ब्रैकेट 0 हो गया तो ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, ये अगर 0 आ गया तो पूरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0, तो ये दोनों एक साथ 0 हो सकते क्या नहीं, तो मतलब कौन 0 हो सकता है यहाँ पे साइन PL, तो आप लेंगे देयरफॉर साइन PL की वैल्यू क्या आ जाएंगी 0, और अगर आपको याद हो साइन कहाँ कहाँ पे 0 होता है, साइन हमेशा n पाई पे क्या होता है 0, जहां पे n की वैल्यू क्या हो सकती है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, साइन हो गया कैंसर, तो बताओ यहाँ से PL की वैल्यू क्या आई n पाई, तो यहाँ से आपका इक्वल निकाल सकते हैं, P की वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे L मल्टीप्लीकेशन इधर आएगा डिवीजन बताएगा n पाई बाय L आएगा, जहां पे n की वैल्यू क्या है, वेयर n इक्वल्स टू 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 3 पे, तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको, y इक्वल्स टू C2 साइन px, p की वैल्यू क्या है n पाई बाय l, तो आएगा n पाई बाय l x, C3 cos CPT, फिर से p की वैल्यू है n पाई बाय l, तो आ जाएगा cos n पाई बाय l CT प्लस C4 sin n पाई बाय l CT आएगा, ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4 आ गया। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y इक्वल्स टू C2 इंटू C3 cos n पाई बाय l CT प्लस C2 इंटू C4 sin n पाई CT बाय l इंटू अभी भी एक वैल्यू बची है क्या है sin n पाई बाय l इंटू x, इसको ले लेता हूँ नया कांस्टेंट, इसको ले लेता हूँ नया
कांस्टेंट, वेयर एन की वैल्यू क्या है 1 2 अप टू इंफिनिटी। यहाँ पे भी लिख देना वेयर एन की वैल्यू क्या है 1 2 अप टू इंफिनिटी आएगा। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, y इक्वल टू c2 इंटू c3, इसको ले लेता हूँ नया कांस्टेंट, ले लेता हूँ a, इसको लेता हूँ an cos n पाई बाय l ct प्लस इसको ले लेता हूँ bn sin n पाई ct बाय l। याद है ना, पूरी सेम मेथड है, इसके हर एक क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होते हैं, सिर्फ लास्ट में चेंज आता है, बाकी पूरा सेम रहता है। इक्वेशन नंबर 5 वेयर an की वैल्यू क्या है c2 इंटू सी3, bn की वैल्यू क्या है c2 इंटू c4 आएगा। अभी आपने क्या लगाया था, अभी हम लोगों ने लगाया था बाउंड्री कंडीशन। तो अब किसकी बारी है, अब बारी है इनिशियल कंडीशन। y की वैल्यू क्या दी हुई है 0, जब t की वैल्यू क्या है 0, तो लिख देते हैं यूजिंग इनिशियल कंडीशन। क्या है इनिशियल कंडीशन, y की वैल्यू है 0 व्हेन t इक्वल्स टू 0। तो बताओ क्या मिलेगा, इक्वेशन 5 बिकम्स y के जगह 0, कब, जब t के जगह रखोगे 0 तो आ जाएगा cos ये इंटू 0, तो आ जाएगा cos 0 प्लस bn, ये पूरी वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में t के साथ, तो 0 से जैसे मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे sin 0 इंटू sin n पाई x बाय l। फिर से बताइए cos 0 1 sin 0 0, तो क्या मिलेगा 0 इक्वल्स टू an इंटू 1 प्लस bn इंटू 0, 0 से bn मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, तो बचेगा sin n पाई x बाय l, sin n पाई x बाय l, सिंस cos 0 होता है 1 sin 0 होता है 0। फिर से इन दोनों में से कौन 0 हो सकता है, an 0 हो सकता है, क्योंकि अगर an 0 हो जाए फिर भी हमारा पूरा आंसर 0 आता है क्या, नहीं, लेकिन sin n पाई l x ये पूरे वैल्यू से मल्टीप्लीकेशन में अगर ये 0 हो गया तो पूरा y की वैल्यू क्या आ जाएगा डायरेक्टली 0, यानी पूरे क्वेश्चन में कहीं पर डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, तो स्ट्रिंग वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं। तो ये चीज समझ में आया, तो आप लिख सकते हैं देयरफॉर an की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ पे an की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं आप 0, तो देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको y इक्वल्स टू an के जगह आ गया 0, तो ये पूरी वैल्यू हो गई 0, यहाँ पे क्या बचा bn sin n पाई ct बाय l sin n पाई x बाय l आएगा। तो ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अब हमारे पास यहां से एक और रास्ता है आगे जाने का, क्या, यहाँ पे हमने मेंशन भी किया वेयर n की वैल्यू है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, है ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आपको देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वैल्यू किसका, वेलोसिटी का दिया हुआ, डेल y बाय डेल टी का दिया हुआ, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको डेल y बाय डेल टी के फॉर्म में बना सकते हैं क्या, आराम से बना सकते हैं, बस आपको क्या करना है डिफरेंशिएट कर देना है इक्वेशन 6 को पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू t, वी गेट क्या मिल जाएगा आपको, डेल y बाय डेल टी की वैल्यू इक्वल्स टू bn कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर विथ रिस्पेक्ट टू t लगा रहे थे, x वाली टर्म कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर साइन का डेरिवेटिव cos, तो आ गया cos n पाई ct बाय l, लेकिन t के जगह ये पूरी वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो n पाई c बाय l कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कितना हो जाएगा 1, तो दैट इज क्या मिले आपको वैल्यू यहाँ पे, डेल y बाय डेल टी की वैल्यू है आपके पास bn n पाई c बाय l साइन n पाई x बाय l इंटू कॉस n पाई सी टी बाय l आएगा। अब आपको यहाँ पे यूज करना है इनिशियल कंडीशन, सेम पेज पे कर लो क्या, क्योंकि
बाकी हमारे पास जगह नहीं है यहाँ पे सेम पेज पे भी करना हो तो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं इसको। तो आप लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। कौन सी इक्वेशन 6 दे चुके थे, इसको दे इक्वेशन नंबर 7। यूजिंग इनिशियल कंडीशन, कौन सी इनिशियल कंडीशन जो आपको दी हुई है यहाँ पे। यूजिंग इनिशियल कंडीशन यानी, तो इक्वेशन 7 बिकम डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू क्या आ जाएंगी, लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स। कब, जब जहां जहां पे टी है उसके जगह आप क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 0। तो क्या मिलेगा आपको, बी एन एन पाई सी बाय एल साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस, टी की जगह आ गया 0 तो आ गया कॉस 0। वेयर एन की वैल्यू क्या है, 1 2 3 ऐसा चलते जा रही है। तो आपको यहां से क्या मिलेगा, लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू बी एन एन पाई सी बाय एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती, 1। तो लिखने की जरूरत है नहीं। और आपको अगर याद हो, मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 ऐसा अगर लिखना बंद करना चाहते हैं तो आपको बस यहाँ पे काय का साइन डालना है, समेशन का। तो आप इसी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप इसको, समेशन ऑफ एन की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेके इंफिनिटी तक, बी एन एन पाई सी बाय एल इंटू साइन एन पाई एक्स बाय एल। अब यहाँ पे वेयर एन इक्वल टू लिखने की जरूरत है क्या आपको, नहीं है। समझा पक्के में। अब आप क्या कर सकते, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ये फूरियर सीरीज के फॉर्म में आ रहा है। बस फूरियर सीरीज में लाने के लिए कौन सा फॉर्म चाहिए, समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन साइन का कोई तो भी फंक्शन चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या तो एक कांस्टेंट वाली वैल्यू चाहिए। यहाँ पे हमको बहुत सारी दिख रही है तो हम इसके जगह कर देंगे सब्स्टिट्यूशन। मैं इसको लिख दूंगा लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स बाय एल लिख दिया। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 8 वेयर आप बता सकते बी एन आपने किसको लिया है, कैपिटल बी एन इंटू एन पाई सी बाय एल को लिया है। लिए कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब आप यहां पे लगा सकते हैं फूरियर साइन सीरीज का फॉर्मूला, लगा सकते फूरियर साइन सीरीज का फॉर्मूला। क्या रहा था फूरियर साइन सीरीज का फॉर्मूला रेफरेंस के लिए, अगर एफ ऑफ एक्स आपको ऐसा दिया हुआ है समेशन एन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे वैल्यू बी एन की और यहाँ पे साइन का कोई तो भी फंक्शन है, तो आप इसका आंसर क्या लिखते हैं, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लगाने के पहले लिखते हैं 2 अपॉन जो भी आपको लिमिट दिया रहता है, यहाँ पे हमारे पास क्या है एल है, तो अगर 2 अपॉन एल इंटीग्रेशन 0 से लेके एल तक, फिर क्या लिखते हैं यहाँ पे जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है, फिर उसके बाद जो भी साइन का फंक्शन यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इनटू डीएक्स लिखते। तो बताइए यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आ जाएंगे, तो आएगा बी एन इक्वल टू 2 बाय एल। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक लेंगे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 0 से लेके एल, तो आ गया 0 से लेके एल आया। जो भी फंक्शन ऑफ एक्स है, क्या है फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्बडा एक्स इंटू एल माइनस एक्स इंटू जो भी साइन का फंक्शन था, आ गया साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो बताइए क्या लिखेंगे आप इसको, फिर यहाँ पे लगेगा हमको x को अंदर लेके चले जाते हैं, पहले तो लैम्बडा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो आप बी एन को लिख सकते हैं 2 लैम्बडा बाय एल इंटीग्रेशन 0 से लेके एल, x को अंदर लेके जाओ तो क्या आएगा
एल एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर साइन एन पाई एक्स बाय एल इंटू डी एक्स। अब आप यहां पे लगाएंगे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। याद है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या था? मैं यहां पे फॉर्मूला लिख ही देता हूं, है ना। यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या रहता है? इंटीग्रेशन ऑफ यू वी इंटू डी एक्स। अगर ये लिमिट ले रहे ए से लेके बी तक तो क्या रहता? यू इंटीग्रेशन ऑफ वी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ वी इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स रहता है। फिर लिमिट कहां पे आती? माइनस साइन के लेफ्ट और राइट साइड में, तो ए से लेके बी, ए से लेके बी आता है ऐसा फॉर्मूला। u और v कौन रहेगा? कैसे फाइंड आउट करते हैं आप? लाइट रूल से, यानी अल्जेब्रिक पहले आएगा ट्रिग्नोमेट्रिक के, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक है और ये अल्जेब्रिक इक्वेशन है। तो आप इसको ले लेंगे u, इसको ले लेंगे v और लगा देंगे इंटीग्रेशन ऑफ u v। तो बताइए क्या मिलेगा? 2 लैम्बडा बाय एल। क्या रहता? u तो आ गया एल एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ v, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ गया माइनस कॉस एन पाई एक्स बाय एल। यहाँ पे x के साथ ये पूरी वैल्यू है कांस्टेंट, तो यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उससे क्या करना पड़ता? डिवाइड करना पड़ता। तो हो गया आपके पास u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, तो आ गया माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u। तो देखो एल एक्स का डेरिवेटिव एल माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आया, तो आ गया डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v। फिर से साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एन पाई एक्स बाय एल। यहाँ पे क्या कांस्टेंट वैल्यू है? एन पाई बाय एल। जो भी कांस्टेंट वैल्यू है उससे क्या करना पड़ता? डिवाइड करना पड़ता इंटू dx। माइनस साइन के लेफ्ट साइड में भी लिमिट डालो, माइनस साइन के राइट साइड में भी लिमिट डालो, आएगा। समझा? ये इंटीग्रेशन वगैरह लगाने में अब दिक्कत आनी नहीं चाहिए क्योंकि हम पूरा कैलकुलस पढ़ के आ रहे हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट किसी को? तो बताइए क्या मिला आपको? ये पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं तो फिर बाद में गलत हो जाएगा। तो बी एन की वैल्यू याद है ना? ये वाली वैल्यू पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ, पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो कहीं पे भी ऐसा अगर ब्रैकेट छूटा तो एंड में जाके आंसर गलत हो सकता है। तो पी एन की वैल्यू क्या आएंगी? 2 लैम्बडा बाय एल। यहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर सकते हैं, जहां जहां पे x है उसके जगह l डालो, तो l इंटू एल, एल स्क्वायर में से एल स्क्वायर गया तो पहली वैल्यू आ गई 0। माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे x है उसके जगह 0 डालो, तो 0 माइनस 0 क्या आ गई? वैल्यू 0 आ गई। तो पहली वैल्यू दोनों क्या हो गई? लिमिट लगाने के बाद 0 हो गई। कैसे हुई समझाना? पहले आपने l डाला, l इंटू एल हो गया एल स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर क्या हो गया? 0। तो यहाँ पे डालने की जरूरत ही नहीं है, पहला ब्रैकेट ही क्या आ गया? 0। 0 से कोई मल्टीप्लाई होगा तो 0। दूसरा दिया x की जगह 0 डालो, तो 0 इंटू 0 0, 0 में से 0 गया 0, तो 0 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? आंसर 0 आएगा। तो कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक समझा? माइनस इंटू माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। हुआ? यहाँ पे ये वाली वैल्यू दिख रही है हमको, दिख रही है डिवीजन में, तो इसको निकाल लेते हैं बाहर। तो आ गया 1/n पाई बाय एल, मैंने निकाल लिया बाहर। फिर से आप लगेंगे इंटीग्रेशन, लग रहा है फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये हो गया u, ये हो गया v। ये माइनस साइन का हिसाब कर चुके अपन लोग और ये डिवीजन वाली वैल्यू का हिसाब कर चुके। फिर से लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v। क्या रहता? u यानी l माइनस 2x इंटीग्रेशन ऑफ v, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ गया साइन एन पाई एक्स बाय एल। एक्स के साथ जो भी वैल्यू आती है यहाँ पे क्या करना पड़ता? कांस्टेंट से डिवाइड कर देना पड़ता। आया? तो हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ
डेरिवेटिव ऑफ यू, एल कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, -2x का डेरिवेटिव -2, तो आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू इंटीग्रेशन ऑफ यू, फिर से कॉस का इंटीग्रेशन साइन, तो आ गया साइन n पाई x बाय एल, जो भी कांस्टेंट था उससे क्या डिवाइड कर देंगे, तो आएगा n पाई x बाय एल इंटू डी एक्स। माइनस साइन के लेफ्ट और राइट दोनों में आपको क्या लगाना है, लिमिट लगाना है। लगा दिया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझा यहाँ तक? तो बताइए क्या मिलेगा आपको, बी एन की वैल्यू, बी एन आए 2 लैम्बडा बाय एल 1 अपॉन एन पाई बाय एल इंटू अपर लिमिट, जहां जहां पे x है उसके जगह डालो l, तो यहाँ पे क्या मिलेगा l -2l, तो आ गया -l आया। साइन में यहाँ पे आएगा l l l l कैंसिल, तो बचा साइन n पाई, क्या है डिवीजन में यहाँ पे वैल्यू n पाई बाय l, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां पे x है उसके जगह डालो 0, तो यहाँ पे 2 इंटू 0 हो गया 0, तो क्या बचा l, यहाँ पे x की जगह आ जाएगा 0, तो आ जाएगा साइन 0 अपॉन n पाई बाय l, आया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 कांस्टेंट आ गया बाहर, यहाँ पे डिवीजन में n पाई बाय l कांस्टेंट आ गया बाहर, फिर उसके बाद साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ गया माइनस कॉस n पाई x बाय l, जो भी कांस्टेंट था उससे डिवाइड करना पड़ता था, आ गया n पाई बाय l, से होगी वैल्यू डिवाइड हुई, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, समझ रहा है? और ये वाली वैल्यू याद रखना 1 अपॉन n पाई बाय l पूरे के साथ मल्टीप्लीकेशन में, क्योंकि ये 1 अपॉन n पाई बाय l हमने पूरे ब्रैकेट के बाहर निकाला हुआ है, तो ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना? तो यहाँ पे भी ये 1 अपॉन n पाई बाय l आपका ये पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, होना चाहिए, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से लेके l। ऐसे बड़े क्वेश्चंस में ना गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे देखो हमने यहाँ पे ब्रैकेट बनाया कि यहाँ पे ओपन किया, यहाँ पे क्लोज किया, यानी 1 अपॉन n पाई बाय l दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे अगर हमने ब्रैकेट नहीं बनाया तो हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर हो जाएगा गलत। तो बताइए क्या मिलेंगे बी एन की वैल्यू, 2 लैम्बडा बाय एल। अब देखो ये पहली वैल्यू तो आसानी से आ जाएंगी, 1 अपॉन n पाई बाय एल इंटू साइन की वैल्यू n पाई पे कितनी होती, 0, माइनस साइन की वैल्यू 0 पे कितनी होती, 0, तो पहले दोनों इस पे तो लिमिट लगा दी, क्या आ गया आंसर 0 आ गया, हमारा काम आसान हो गया। किसी को कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा, पहले तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 जैसा था वैसा, डिवीजन में n पाई बाय l इंटू n पाई बाय l क्या आ जाएगा, n पाई बाय l का होल स्क्वायर आ जाएगा, अंदर क्या बचा हमारे पास cos n पाई x बाय l, बिटवीन लिमिट 0 से लेके l, 0 से सब्ट्रैक्ट करोगे तो कुछ भी चेंज होगा क्या, नहीं होगा, तो bn की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 2 लैम्बडा बाय l इंटू 1 अपॉन n पाई बाय l इंटू यहाँ पे बचा -2 अपॉन n पाई बाय l का स्क्वायर बचा, यहाँ पे लगाओ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी पहले जहां जहां पे x है उसके जगह डालो l, तो l l कैंसिल, तो क्या बचा cos n पाई माइनस यहाँ पे x की जगह डालो 0 था, यहाँ cos 0 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी है क्योंकि बहुत बड़े होते जा रहे हैं, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन लगाना आता है और आपका ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा ग्रिप है, मतलब आप वैल्यूज डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बताइए यहाँ से बी एन की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, पहले तो माइनस साइन को आगे लेके चला जाओ, या तो फिर अपन इसको माइनस साइन को अंदर लेके चले जाते हैं, तो cos 0 आगे हो जाएगा और माइनस साइन के साथ ये अंदर चला जाएगा, तो 2 2 4 लैम्बडा बाय l इंटू 1 अपॉन n इंटू n का स्क्वायर हो जाएगा n का क्यूब, पाई इंटू पाई का स्क्वायर हो जाएगा पाई का क्यूब, अपॉन l इंटू l का स्क्वायर हो जाएगा l का क्यूब, तो यहाँ से आप एक l और एक l काट सकते हो, तो यहाँ पे बचेगा l का स्क्वायर।
बचेगा। एक बार में पूरी वैल्यू को निकाल लेते हैं, और ये माइनस साइन को मैंने लेके गया अंदर, तो अब कॉस 0 आगे आ जाएगा, माइनस कॉस एन पाई पीछे चला जाएगा। तो बताइए बी एन की वैल्यू क्या बनी आपके पास? आपके पास बची 4 लैम्बडा एल स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में चला गया ऊपर, तो आ गया एल स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस एन पाई की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू एन पाई पे क्या आती? अब देखो अगर मैं एन की वैल्यू 1 लेता हूं तो कॉस की वैल्यू पाई पे कितनी होती है? -1। फिर कॉस की वैल्यू 2 पाई पे कितनी होती है? +1। फिर कॉस की वैल्यू 3 पाई पे कितनी होती है? -1। फिर कॉस की वैल्यू 4 पाई पे कितनी होती है? +1 होती है। तो आप इसको लिख सकते हैं -1 का पावर n, लिख सकते हैं ऐसा, वेयर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी है। अब आप देखो यहाँ पे bn की वैल्यू क्या आ जाएंगी? bn की वैल्यू आएंगी 4 लैम्बडा एल स्क्वायर बाय एन क्यूब पाई क्यूब इंटू, अगर मैं n को ले लू ऑड, क्या ले रहा हूं मैं? n को ऑड ले रहा हूं। जैसे ही मैं n को ऑड लूंगा, ऑड मतलब 1 3, तो देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 1 -1 का पावर 1 कितना हो जाएगा? -1, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 + 1 कितना आ जाएंगे यहाँ पे वैल्यू आएगी? जब मैं n को ले लूंगा इवन, मतलब 2 ले लूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 1 - 1 क्या आएंगी वैल्यू? 0 आ जाएंगी। आएगी? समझा? क्योंकि ये वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। या तो ऐसा लिख लो 4 लैम्बडा एल स्क्वायर एन क्यूब पाई क्यूब, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तब 0 से, यानी हम इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो वैल्यू है फ्लक्चुएट कर रही है। अगर यहाँ पे n की वैल्यू है 1 यानी ऑड नंबर, तो क्या आएंगी वैल्यू? -1। अगर n की वैल्यू है 2 यानी इवन नंबर, तो क्या आएगा इसके जगह? +1, तो 1 - 1 कितना हो जाएगा? 0 होगा। फिर उसके बाद जैसे यहाँ पे n की वैल्यू लूंगे 3 पाई पे फिर से क्या आएंगी वैल्यू? -1 आएगी, तो यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, 1 + 1 आ जाएगा 2 आएगा। समझ रहा है पक्के में? तो बताइए bn की आपको यहाँ से दो वैल्यू मिली। पहली 2 × 4 हो जाएगा 8 लैम्बडा एल स्क्वायर बाय एन क्यूब पाई क्यूब, कब? व्हेन n इज ऑड, और आंसर हो जाएगा 0। कब? व्हेन n इज इवन हो जाएगा। तो आपने यहां से निकाल लिया आपके एक और कांस्टेंट की वैल्यू, जो आखिरी कांस्टेंट बचा था हमारे पास, निकाल लिया bn की भी वैल्यू। पर अगर आप ख्याल करें तो हमने यहाँ पे bn कब लिया था? हमने bn को सब्स्टिट्यूट किया था एक दूसरी वैल्यू के जगह। किसके जगह? कैपिटल bn के जगह किया था। ये दिख रहा है? bn की वैल्यू क्या थी? कैपिटल bn इंटू कैपिटल bn निकालना क्यों जरूरी है हमारे लिए? क्योंकि हमने जो इक्वेशन बनाई है मेन वाली, इक्वेशन नंबर 7, जहां से हमको हमारी y की वैल्यू मिलने वाली है, सॉरी 7 नहीं, कहाँ गई हमारी इक्वेशन वाली y वाली? हाँ, इक्वेशन नंबर 6, जहां से हमको y की वैल्यू मिलने वाली, वहां पे हमने क्या लिख के रखा है? bn लिख के रखा है। तो हमको ये bn की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे बट क्या मालूम है आपको? bn की वैल्यू bn इंटू एन पाई, मतलब यहाँ से कैपिटल bn की वैल्यू क्या आएंगी? स्मॉल bn, यहाँ पे l डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे n पाई से मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन आएगा। तो बताइए यहाँ से कैपिटल bn की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको? पहला है bn की वैल्यू क्या है? 8 लैम्बडा एल स्क्वायर अपॉन एन क्यूब पाई क्यूब इंटू एल, तो आ गया इंटू एल अपॉन एन पाई सी आएगा। तो बताइए क्या मिली bn की वैल्यू? 8 जैसा था वैसा, लैम्बडा और कहीं पे आ रहा क्या? नहीं, जैसा था वैसा, एल स्क्वायर इंटू एल क्या हो गया? एल का क्यूब अपॉन एन क्यूब इंटू एन हो गया एन का पावर 4, पाई क्यूब इंटू पाई हो गया पाई का पावर 4 इंटू सी। कब? व्हेन n इज
और इसकी वैल्यू क्या आएंगी 0। कब? व्हेन n इज इवन। अब इस टाइप का अगर आपको कांस्टेंट मिले तो हमारे लिए हो जाती है सरदर्दी। क्यों? आपके लिए सरदर्दी क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0 भी और ऑड भी। और आपको अगर याद हो हम लोग आंसर हमेशा काय में लिखते हैं? समेशन के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अब आप इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे समेशन के फॉर्म में करेंगे तो आप लिखेंगे इक्वेशन 6 कैन बी रिटर्न एज इक्वेशन 6 कैन बी रिटर्न एज। किस तरीके से लिख सकते हैं आप इक्वेशन 6 को? मैंने बताया था हम समेशन के फॉर्म में लिखते तो y इक्वल समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी तक जा रही है तो आएंगे n इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी bn साइन n पाई सी टी बाय l इंटू साइन n पाई एक्स बाय l। लिख सकते हैं। आपने बस वो इक्वेशन को कौन से फॉर्म में लिखा है? समेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है। और आपके पास bn की वैल्यू भी आ गई। क्या ही आपके पास bn की वैल्यू? आपकी bn की वैल्यू है 8 पाई एल क्यूब अपॉन एन का पावर 4 पाई का पावर 4 इंटू सी। कब? व्हेन n इज ऑड। और 0 है व्हेन n इज इवन। आप एक चीज बताओ, कोई भी ऑड नंबर किस तरीके से लिख सकते हैं? 2n माइनस 1 करके। देखो n की पहली वैल्यू क्या थी? 1। 1 रखोगे तो 2 इंटू 1 होगा 2। 2 माइनस 1 1 आया। n की वैल्यू रखोगे 2 तो 2 इंटू 2 2। 2 माइनस 1 तो 2 2 जार 4। 4 माइनस 1 3। n के जगह अगर 3 रखेंगे तो 3 2 जार 6। 6 माइनस 1 फिर से कितना आ जाएगा आपके पास? 5 आ जाएगा। यानी यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर दिखेंगे हमको? ऑड नंबर। कब? जब आप यहाँ पे n के जगह क्या रखोगे? 2n माइनस 1। और n के जगह 2n माइनस 1 क्यों रखना है आपको? क्योंकि जब n ऑड है तभी आपको आंसर मिल रहा है। n इवन है तो आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 को ऐड करने से कोई फर्क पड़ता क्या? नहीं पड़ता। समझा पक्के में? सच में समझा? तो आप फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे? देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज क्या आएगा? y इक्वल टू समेशन n की वैल्यू 1 से लेके इंफिनिटी bn। क्या है bn आपके पास? 8 लैम्बडा एल क्यूब आ गया 8 लैम्बडा एल क्यूब अपॉन n का पावर 4। n की जगह क्या रखेंगे अब आप? 2n माइनस 1 का पावर 4 पाई का पावर 4 इंटू सी पाई का पावर 4 इंटू सी साइन n पाई की जगह 2n माइनस 1 इंटू पाई सी टी बाय एल इंटू साइन फिर से n की जगह 2n माइनस 1 पाई एक्स अपॉन। ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। क्यों लिखा है ऐसा समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आपका जब भी n इवन है आंसर क्या आ रहा है? 0। 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। यानी हमको n की सिर्फ और सिर्फ कहां पे वैल्यू मिल रही है? ऑड पे। अगर ऑड पे वैल्यू मिल रही है तो आपको एक चीज मालूम, आप ऑड पे नंबर कैसे निकालते? 2n माइनस 1 लिख के। तो जहां जहां n था उसके जगह मैंने क्या लिखा? 2n माइनस 1। आप रख के देखो, n के जगह 1 रखो, आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 1। n के जगह 2 रखो, क्या मिलेगा? 3। n के जगह 3 रखो, क्या मिलेगा? 5। यानी यहाँ पे n की जब आप वैल्यू 1 2 3 डालते जाओगे तो आपको जो आंसर है वो किसके लिए मिलेगा? ऑड नंबर्स के लिए। और हमको आंसर कहाँ पे मिल रहा है? सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। ऐसे कंसेप्ट पकड़ना जरूरी है अगर आप यूपीएससी के मैथ्स ऑप्शनल में अच्छा 350 प्लस का स्कोर चाहते हैं। तो ये कई सारे बच्चे ऐसी स्टेप्स पे ही आके अटकते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता यहाँ पे 2n माइनस 1 कैसे आ गया? मास्टर तो अभी तक n n n n बोमल रहा था, फिर 2n माइनस 1 कहाँ से लेके आ गया? 2n माइनस 1 कहाँ से लेके आया? क्योंकि हमको आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म में मिल रहा है? ऑड टर्म्स में। मेरे को इवन से कोई मतलब है क्या? नहीं, क्योंकि इवन के लिए आंसर क्या है? 0। तो मैं सिर्फ और सिर्फ कैसे मैं आंसर निकालूंगा? ऑड टर्म्स में। तो ऑड टर्म कैसे बनाओगे आप? ऑड ऐसे बनाओगे कि n के जगह लिखोगे 2n माइनस 1। तो अगर मेरे को इवन टर्म बनाना था तो मैं n के जगह किसको सब्स्टिट्यूट करता? 2n को। क्यों?
देखो n की जगह 1 रख के देखो 2 1 जार 2, n की जगह 2 रख के देखो 2 2 जार 4। तो तब मेरे को कौन सी टर्म मिलती है, इवन टर्म। तो ये कंसेप्ट याद रखना, जब भी ऐसा मिले आपको कि सिर्फ और सिर्फ ऑड टर्म में आंसर आ रहा है, इवन में नहीं आ रहा, तो इवन को गोली मारो, ऑड को निकालो। ऑड कैसे निकालोगे, n जहां पे उसकी जगह रख दो 2n-1, सिर्फ और सिर्फ ऑड टर्म मिलेंगे और कोई नहीं मिलेंगे। अगर आंसर इवन टर्म में आ रहा है, ऑड पे नहीं आ रहा है, तब क्या करोगे आप, जहां जहां n उसकी जगह क्या रखोगे, तो आप n की कितनी वैल्यू डालते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से नंबर मिलेंगे, इवन नंबर। उम्मीद है समझाऊंगा, पक्के में समझा, सच में समझा, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। द पॉइंट ऑफ trisection of a string pulled aside through aside through the same distance on opposite sides of the position of equilibrium and the strings is released from the rest. Derive an expression for the displacement of the string at subsequent time and show that the midpoint of the string always remains at rest. अब समझिए ये क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है। आपको बोल रहा है द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग पुल्ड असाइड। अब देखिए जैसे ये है हमारी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल है। स्ट्रिंग के दोनों कोंटे हम लोग हमेशा एक जगह पे फिक्स करके रखते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0, यहाँ पे x की वैल्यू है f। बोल रहा है पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब आपने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, तो पकड़ लो अपने यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट हुआ, ये है आपका पहला पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया तीसरा पार्ट। तो ये क्या हो गया, ट्राइसेक्शन हो गया, यानी 3 पार्ट पे इसको आपने कर दिया डिवाइड। तो मैं पहले पॉइंट को ले लेता हूं ए, दूसरे पॉइंट को ले लेता हूं बी। अब क्या कह रहा है, द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग पुल्ड असाइड थ्रू द सेम डिस्टेंस ऑन अपोजिट साइड। मतलब आपने इसके एक कोंटे को पकड़ के ऊपर की ओर अगर ए डिस्टेंस से खींचा, तो सेम डिस्टेंस से आपने बी से उसको नीचे की ओर पकड़ के खींचा। तो अगर ऊपर प्लस ए है तो नीचे कितना आ जाएगा, माइनस है। बोल रहा है आपको सेम डिस्टेंस से पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को पकड़ के खींचना है अपोजिट साइड। तो आपकी स्ट्रिंग किस तरीके से हो जाएंगी, अभी पहले तो ऐसी स्ट्रेट थी, अब ये यहां से कुछ इस तरीके से दिखेंगी,
यहां पे गई, यहां पे गई और ऐसे गई। अब कुछ इस तरीके से दिख रही है हमारी स्ट्रिंग। तो पहले जो पॉइंट ए पे थी अभी कहां पे आ गई, ए डैश पे। पहले जो पॉइंट बी पे थी अब कहां पे आ गई, बी डैश पे। इसको ले लेते हैं ओ ए बी सी, ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं किसी को भी, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा पक्के में। अब आपको क्या कह रहा है, फ्रॉम पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम द स्ट्रिंग इज रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट। यानी पहले आपने इसको पकड़ के रखा था, फिर आपने इसको छोड़ा। ठीक है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द स्ट्रिंग एट सब्सिक्वेंट टाइम। तो पहले तो चीज, दोनों एंड इसके ब्लॉक्ड है, तो x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 0 मिलेंगी, x की वैल्यू l है तो y की वैल्यू 0 मिलेंगी। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है, हमारे लिए होती है बाउंड्री कंडीशन। इनिशियल कंडीशन में क्या कह रहा है, आपने स्ट्रिंग को कुछ इस तरीके से पकड़ के रखा हुआ है, रखा हुआ है क्योंकि आपने इसको पकड़ के रखा हुआ है। इनिशियली ये कर्व की कुछ ना कुछ इक्वेशन होंगी, तो आप देखो से लेके ए तक आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। ए डैश से लेके बी डैश तक आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। बी डैश से लेके सी तक आपको क्या दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। मतलब आपकी स्ट्रिंग अभी कुछ इस तरीके से है, ओ से लेके ए डैश तक एक स्ट्रेट लाइन, ए डैश से लेके बी डैश तक एक स्ट्रेट लाइन, बी डैश से लेके सी तक एक स्ट्रेट लाइन। तो ये है आपकी इनिशियल कंडीशन। कब, जब आपने स्ट्रिंग को ऐसा पुल करके रखा है, मतलब एट टाइम इक्वल्स टू 0। याद है ना, आप y को कोई फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो वो क्या है, एक फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में आएगा। वो क्या है, जो इनकी इक्वेशन आएगी। याद रहेगा पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब ये हो गया पहला। और क्या बोल रहा है, आपका स्ट्रिंग को आपने किससे छोड़ा है, फ्रॉम द रेस्ट, यानी वो रुकी हुई थी, रुकी हुई थी तो उसकी वेलोसिटी उस पॉइंट पे कितनी होंगी, 0। तो डेल वाई बाय डेल टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 0 का, जब t इक्वल्स टू 0 दिया हुआ। तो अगर आपको यहाँ पे y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो उससे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, पहले तो ओ ए की लाइन की इक्वेशन, ए डैश बी डैश की लाइन की इक्वेशन और सी की इक्वेशन। तो बताएं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0,0। ए डैश पे x का कोऑर्डिनेट कितना आएगा, x का डिस्टेंस कितना है यहां से, आपको दिया हुआ है क्या, हाँ जी दिया हुआ है। कैसे, ट्राइसेक्शन कह रहा है। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, तो इसकी भी लेंथ है l/3, इसकी भी लेंथ है l/3, इसकी भी लेंथ है l/3। ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट। तो O से लेके A तक लेंथ है l/3, A से लेके B तक लेंथ है l/3, B से लेके C तक लेंथ है l/3। तो बताओ पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट है l/3, y कोऑर्डिनेट है A आएगा। पॉइंट B के लिए देखो, B के लिए, B कहां पे, l/3 प्लस l/3 यानी 2l/3 डिस्टेंस पे ओरिजिन से है, और इस पे y का कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस है, तो इसका आ जाएगा माइनस है। आया b डैश का भी कोऑर्डिनेट, ये आ गया आपका b डैश का कोऑर्डिनेट। सिमिलरली ये काय का कोऑर्डिनेट है, आपके a डैश का कोऑर्डिनेट है यहां पे। अरे यार, आएगा, ये है आपके a डैश का कोऑर्डिनेट। कोई भी दिक्कत, समझा ना। यहाँ पे x का डिस्टेंस देखो, x का डिस्टेंस कितना है l/3, y का डिस्टेंस कितना है a। सिमिलरली b डैश पॉइंट नीचे है, तो इस पे देखो x का डिस्टेंस कितना है ओरिजिन से, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है l/3, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है l/3, तो l/3 प्लस l/3 कितना आ गया, 2l/3, और y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, माइनस है। पॉइंट c के लिए x कोऑर्डिनेट कितना है l, y में कुछ भी डिस्प्लेसमेंट है क्या, नहीं, तो आ जाएगा 0 आएगा। तो आप लिखेंगे लेट OC बी द
स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। साथ साथ आपने पॉइंट आउट ट्राइसेक्शन क्या लिया है, ए और बी। लेट ए एंड बी बी द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। फिर आपने क्या किया, स्ट्रिंग को पुल किया अपोजिट डायरेक्शन में, कितने डिस्टेंस से, ए डिस्टेंस से। तो लेट द स्ट्रिंग्स बी pulled from points of trisection in opposite directions by a distance a। करेंगे तो therefore आपको यहां से a से लेके a डैश तक की वैल्यू कितनी मिल गई, a। b से लेके बी डैश तक की वैल्यू कितनी मिल गई, माइनस है, क्योंकि एक को अगर आपने ऊपर खींचा तो ए डिस्टेंस बनेगा, एक को नीचे खींचा तो माइनस है बनेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, समझे यहां तक पक्के में? तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स निकालना है तो जैसे आपको कर्व की इक्वेशन दी रहती थी, पिछले इसमें आपको कर्व की इक्वेशन दी हुई थी, इससे पहले जो एक क्वेश्चन देखे थे हम लोगों ने दी हुई थी, यहाँ पे आपको कर्व की इक्वेशन बनाना है। कर्व में क्या है, यहाँ पे लाइन है, ओ से लेके ए डैश एक लाइन है, ए डैश से बी डैश एक लाइन है, बी डैश से सी एक लाइन है। तो हम पहले निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए डैश ना, इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए डैश क्या रहता फॉर्मूला, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या है लाइन, o a डैश, o का कोऑर्डिनेट 0,0, a डैश का कोऑर्डिनेट l/3 और a है। तो ये हो गया आपके लिए x1 y1 x2 y2। क्या आएगा इक्वेशन, y माइनस y1 आ गया y माइनस 0 अपॉन y2 माइनस y1 यानी a माइनस 0 इक्वल टू x माइनस x1 आ गया x माइनस x1 की वैल्यू 0 अपॉन x2 माइनस x1 यानी l/3 माइनस 0। तो क्या आएगा y अपॉन a इक्वल टू x अपॉन l/3, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ भी चेंज होता क्या, नहीं होता। तो बताइए क्या बनी यहाँ से y की वैल्यू, यहाँ पे a डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ गया a, x3 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर चला गया न्यूमरेटर में, अपॉन क्या बचा l। आगे y की वैल्यू 3ax बाय l। आई सेम तरीके से अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन a डैश b डैश। तो यहाँ पे कहीं पे था a डैश, यहाँ पे कहीं पे था b डैश। a डैश का x कोऑर्डिनेट था l/3, इसका था 2l/3। y कोऑर्डिनेट था a, y कोऑर्डिनेट था माइनस a। तो हो गया x1 y1 x2 y2। क्या था इक्वेशन ऑफ लाइन, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 आएगा। तो क्या है वैल्यू, y माइनस ए अपॉन माइनस ए माइनस 2 है इक्वल टू x माइनस l/3 अपॉन l/3 आएगा। तो क्या मिला यहाँ से आपको, y माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 2 है, डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन 3 जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा 3 इंटू एक्स माइनस l/3 का 3 कैंसिल अपॉन l आएगा। समझा ना क्या किया मैंने, x माइनस l/3 अपॉन l/3 था, ये 3 कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे जाएगा, न्यूमरेटर में जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस l/3 अपॉन l। 3 को लेके गया अंदर तो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 3 आंसर हुआ। उसके बाद बताइए क्या मिलेगा आपको, y इक्वल यहाँ पे माइनस इधर गया तो प्लस ए आएगा, यहाँ पे माइनस 2a जाएगा ब्रैकेट के अंदर, या तो माइनस 2a को भी ऐसे ही रखो, 3x डिवाइड होगा l से, माइनस l कैंसिल, तो क्या बचेगा 1। आपको हमेशा y इक्वल टू के टर्म में इक्वेशन लेके आना आएगा, y इक्वल टू
ए जैसा था वैसे यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 3 2 जार 6 ax बाय एल माइनस इंटू माइनस प्लस 2a इंटू 1 2a तो y की वैल्यू क्या है 2a प्लस a आ गया 3a माइनस 6ax बाय एल आ गया। तो आपने दूसरी इक्वेशन भी बना ली है ना। याद रखना आपको y इक्वल टू एफ ऑफ x का फॉर्म चाहिए रहता है इनिशियल कंडीशन के लिए। समझा। तो y की सेकेंड वैल्यू भी मिल गई। अब बारी हमारी थर्ड बार की इक्वेशन ऑफ लाइन आखिरी कौन सी रहेंगी b डैश c कुछ इस तरीके से थी। b डैश से जाना था b डैश के लिए कोऑर्डिनेट था 12/3 माइनस a c के लिए कोऑर्डिनेट था l और 0 y कोऑर्डिनेट था 0 आएगा। फिर से हो गया किसको x1 y1 लेने में फायदा है x1 y1 ज्यादा बार आता ना तो इसको लेते x1 y1 इसको लेते x2 y2 तो क्या आएगा इक्वेशन y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 तो क्या बचा यहाँ पे y अपॉन माइनस है इक्वल्स टू x माइनस एल अपॉन 2l/3 में से l गया तो कितना बचेगा माइनस l/3 माइनस माइनस कैंसल। तो बताइए y की वैल्यू क्या आएंगी माइनस माइनस कट गया तो a जाएगा मल्टीप्लीकेशन 3 यहाँ पे डिवीजन में ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन तो आएगा 3x माइनस 3l अपॉन l। समझा। पहले तो ये माइनस हो गया कैंसिल 3 यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा मल्टीप्लीकेशन था 3x माइनस 3l यहाँ पे a डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में तो क्या है y की वैल्यू आएंगे यहाँ पे 3ax अपॉन l माइनस 3a। समझा कैसा है a को ब्रैकेट के अंदर लेंगे तो 3ax अपॉन l माइनस 3al अपॉन l कैंसिल तो क्या बचा 3ax अपॉन l माइनस 3 बचा। तो आपको y की यहाँ पे भी वैल्यू मिल गई इन टर्म्स ऑफ f ऑफ x के लिए मिल गई। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो अगर आपको याद हो डायग्राम कुछ इस तरीके से था। ये थी आपकी स्ट्रेट लाइन आपने इसको ऊपर की ओर खींचा था नीचे की ओर खींचे थे तो कुछ इस तरीके का डायग्राम बना था आपका o a डैश b डैश और c बना था। आपके पास पूरों की इक्वेशन आ गई है तो आप लिखेंगे देयरफॉर। अब लिखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। पहला तो इक्वेशन ऑफ वेव लिखेंगे अपन द वेव इक्वेशन इज क्या रहता डेल स्क्वायर वाई बाय डेल टी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर डेल स्क्वायर वाई बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या लिखते हैं अपन बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशन तो याद ही हो गए होंगे आपको क्या रहता पहले तो y की वैल्यू रहती 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0। दूसरा y की वैल्यू रहती 0 कब एंड ऑफ स्ट्रिंग में व्हेन x इक्वल्स टू l। क्या चेंज होती है हमारी कभी काल इनिशियल कंडीशन चेंज होती है डिपेंडिंग ऑन क्या दिया हुआ है। पहला तो आपको बोल रहा है कि ये काय में था रेस्ट में था तो तब इसकी वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे वेलोसिटी की 0 तो डेल y बाय डेल t की वैल्यू है 0 व्हेन t की वैल्यू क्या है 0। और सेकंड आप क्या बोल रहे हैं आपने इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखा था क्या नहीं आपने उसको कुछ इस तरीके से रखा था तो आपका यहाँ पे क्या बन रहा है एक कर्व बन रहा है इस तरीके से। तो ये y कैसे मिलेगा यहाँ पे कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में मिलेगा तो आप लिखेंगे देयरफॉर y जो है ये कौन से फॉर्म में कुछ ना कुछ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में। लेकिन ये फंक्शन ऑफ x चेंज हो रहा है जब ये शुरुआत कर रहा है नीचे से ऊपर जा रहा है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स किसके फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए के फॉर्म में। इक्वेशन ऑफ लाइन ओ ए आपने निकाले y की वैल्यू क्या आएंगी 3ax अपॉन l तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएंगी 3ax अपॉन l कब जब आपकी x की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है 0 इज लेस देन इक्वल टू x विच इज लेस देन इक्वल टू a पॉइंट तक। यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर किया आपने l/3 का डिस्टेंस कवर किया। इसके बाद आप कौन से लाइन पे आ रहे हो a डैश
बी डैश पे। तो y की वैल्यू ये फंक्शन ऑफ x पे डिपेंड करेंगी जो है इक्वेशन ऑफ लाइन a डैश b डैश। क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन a डैश b डैश? ये निकाल के रखा है आपने, है ये आ गया आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन ए डैश बी डैश। ये कब हो रहा है? व्हेन आपने l/3 को क्रॉस किया और कहां तक पहुंचे? 2l/3 तक पहुंचे, और फिर उसके बाद फिर से फंक्शन चेंज हो रहा है। जैसे आप बी डैश को पार कर रहे हो, बी डैश से किसकी ओर बढ़ रहे हो? सी की ओर। तब y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, लेकिन वो फंक्शन ऑफ x क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन बी डैश सी है। तो इसको मैं नेक्स्ट पेज पे कर लेता हूं यार, क्योंकि अब नीचे लेके जाने में बहुत दिक्कत होगा। थर्ड आएगा आपका इक्वेशन ऑफ लाइन थर्ड वाली। y की वैल्यू है 3ax बाय l माइनस 3a। कब? व्हेन आपने 2l/3 की लेंथ को क्रॉस किया और आप कहां तक पहुंचे? l तक पहुंचे। तो ये रहेगा आपका फंक्शन ऑफ x। तो हो गया हमारे लिए इनिशियल कंडीशन। हो गया। अब बाकी सेम चीज सॉल्व करना है। इसमें सबसे हार्ड क्या रहता है, मैंने आपको पहले बताऊं, ये क्वेश्चन बनाना। जिनको ये क्वेश्चन बनाना आ गया, आप एक चीज देख रहे हैं, पूरी मेथड सेम रहती है। कल भी हमने देखा था सेम मेथड से निकाले वैल्यूज, आज भी हम सेम मेथड से निकालना। तो आप क्या लिखते हैं? द जनरल सॉल्यूशन, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाय, क्या रहता है आंसर? y इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। क्वेश्चन नंबर 2। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हम लगाते हैं इनिशियल कंडीशन। तो यूजिंग इनिशियल कंडीशन, क्या रहती पहली इनिशियल कंडीशन? कि y की वैल्यू होती है 0 व्हेन x होता है 0। तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएंगे? y की जगह रखना है 0, जब x क्या होता है? 0। तो आ जाएगा इक्वल टू c1 cos, x की जगह रखो 0 तो हो जाएगा cos 0, प्लस c2 sin, x की जगह रखो 0 तो हो जाएगा sin, c3 cos cpt प्लस c4 sin cp। फिर से बताओ, साइन 0 0, कॉस 0 1। तो क्या मिला आपको? 0 इक्वल टू c1 कॉस 0 हो गया 1 और साइन 0 हो गया 0। तो 0 इंटू c2 0, 0 ऐड कर तो कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं। आ जाएगा c3 कॉस cpt प्लस c4 साइन cpt। ये ब्रैकेट तो 0 नहीं हो सकता है ना, करके हम c1 को लेंगे 0। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये 0 होगा तो पूरा डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, कुछ भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, क्योंकि y क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और आपने अगर ये ब्रैकेट को 0 ले लिया तो ये पूरी y की वैल्यू क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएंगे। t से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, आंसर 0 ही आ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। समझा? तो c1 की वैल्यू होगी 0, तो इक्वेशन 2 बिकम्स। अब तो ये याद हो गया होगा, क्या मिलेगा? y इक्वल टू, ये पूरी वैल्यू हो गई 0, तो क्या बचा? c2 sin px, c2 sin px, c3 cos cpt प्लस c4 sin cpt। इक्वेशन नंबर 3 आएगा। एक और इनिशियल कंडीशन है आपके पास, यूजिंग, सॉरी बाउंड्री कंडीशन, मैंने इनिशियल कंडीशन लिख दिया क्या? सॉरी, ये कौन सी कंडीशन है हमारी? बाउंड्री कंडीशन। यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, सेम चीज यहाँ पे भी यूजिंग, पहले जितों में भी 0 दिया रहा ना, वाली कंडीशन यूज करते हैं ना, यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। कौन सी? कि y की वैल्यू होती है 0, कब? व्हेन x इक्वल होता है
एल से, तो y की जगह आप रख सकते हैं 0। जब x का ऐसे इक्वल रहेगा l से तो आएगा C2 साइन पी एल, C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CP। फिर से ये 0 नहीं हो सकता, अगर C2 0 हो गया तो पूरे y की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। तो सिर्फ PL यानी x की जगह अगर l रखोगे तब ये वैल्यू 0 आएंगी, नहीं तो 0 नहीं आएंगी। तो आप इसको 0 लोगे तो आप लेंगे देयरफॉर साइन PL की वैल्यू ले लेंगे हम 0। साइन की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है n पाई पे, तो आप लेंगे साइन PL इक्वल हो जाएगा साइन n पाई से, वेयर n की वैल्यू क्या है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। आएगा साइन साइन कैंसल, PL की वैल्यू क्या होंगी n पाई से इक्वल आएंगे, यानी अच्छा आपको काय की वैल्यू मिल गई p की मिल गई, क्या मिल गई n पाई बाय मिल गई। तो देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, क्या मिल जाएंगे आपको y इक्वल टू C2 साइन px and PL by L x, C3 cos CPT, C3 cos CPT plus C4 sin CPT। इक्वेशन नंबर क्या बन जाएंगे हमारे लिए, इक्वेशन नंबर आ गया, वेयर n कहां से कहां तक है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी चल रहा है। कांस्टेंट को अंदर लेके जाओ तो y की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको C2 C3 cos n पाई CT बाय L प्लस C2 C4 sin n पाई CT बाय L इंटू साइन n पाई बाय L x आएगा। फिर इसको ले लो पहला कांस्टेंट a, इसको ले लो b, आपको मिलेगा देयरफॉर y इक्वल्स टू an cos n पाई ct बाय L प्लस bn sin n पाई ct बाय L इंटू साइन n पाई बाय L x, वेयर an की वैल्यू है C2 C3 एंड bn की वैल्यू है C2 C4, वेयर n की वैल्यू है 1 2 3 अप टू इंफिनिटी आएगा। ये जो इक्वेशन आपने लिखे थे इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 5 दे देंगे। अब हम यूज करेंगे बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन जिसपे वैल्यू हो 0। इनिशियल कंडीशन काय में 0 हुई है दी हुई है हमको, ये वाली वैल्यू 0 दी हुई है, यानी t की जगह 0 डाल तो डेल y बाय डेल टी आपको मिलेगा 0। तो चलिए हम डेल y बाय डेल टी निकाल लेते हैं ना, डेल y बाय डेल टी क्या आएगा, डिफ्रेंशिएट करो इसको पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू t, तो x का फंक्शन है कांस्टेंट आ जाएगा बाहर एज इट इज आएगा। अब डेरिवेटिव लगेगा अंदर, तो an कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो आ गया माइनस साइन n बाय सी टी बाय एल, और सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो n बाय सी बाय एल से हो गया मल्टीप्लाई, प्लस बी एन साइन का डेरिवेटिव cos, तो आ जाएगा cos n बाय सी टी बाय एल, ये हो जाएगा उसी से मल्टीप्लाई n बाय सी बाय एल से होगा। दिया हुआ है तो इक्वेशन नंबर 6 आपको दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन, तो आप लेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन। क्या इनिशियल कंडीशन, डेल y बाय डेल टी की वैल्यू आएंगी 0, कब व्हेन t की वैल्यू क्या लेंगे आप 0, तो जहां जहां पे t उसकी जगह क्या कर दो 0 डाल दो, तो डेल y बाय डेल टी ये हो गया 0, कब जब माइनस ए एन n बाय सी बाय एल, यहाँ पे क्या करोगे t की जगह 0 तो हो जाएगा साइन 0 प्लस बी एन n बाय सी बाय एल, t की जगह 0 तो आ जाएगा cos 0 इंटू साइन n पाई बाय एल x आएगा, साइन 0 0 cos 0
1। तो आप बोल सकते देयरफॉर bn n पाई c बाय l इंटू साइन n पाई बाय l x की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। आ रही है तो फिर से यहाँ से हमारा कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। होगा q n पाई l सब कांस्टेंट है। c है यहाँ पे, c अगर 0 होगा तो हमारी इक्वेशन 0 हो जाएंगे, और ये साइन वाला फंक्शन पूरों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 0 होगा तो आंसर 0 हो जाएंगे। यानी हमको bn की वैल्यू क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना पड़ेगा। अगर bn की वैल्यू 0 लूंगा तो इक्वेशन 5 क्या बन जाएंगे हमारे लिए? देयरफॉर इक्वेशन 5 बिकम्स, क्या मिलेगा आपको? y इक्वल टू क्या आएगा? an cos n पाई सी टी बाय एल आएगा। ये पूरी वैल्यू हो गई 0, तो 0 ऐड करने से कुछ भी चेंज होता है क्या? नहीं, क्योंकि bn की वैल्यू तो 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 0। अंदर आएगा साइन n पाई एक्स बाय एल, साइन n पाई एक्स बाय एल। इसको तो इक्वेशन नंबर 6 के बाद हो जाएगा 7, वेयर n की वैल्यू क्या है? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी। फिर मास्टर ने बताया था ये n को ऐसा लिखने के बजाय हम क्या कर सकते हैं? समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे देयरफॉर, या दैट इज देयरफॉर आप y को लिख सकते हो समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी। अब यहाँ पे सब वैल्यूज ऐड होने वाली है, तो मैं an को कैसे रिप्लेस कर देता हूं? bn से। क्या आपका an क्या है यहाँ पे? आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसकी जगह मैंने नया आर्बिट्ररी कांस्टेंट लिखा bn, जो मेरी साइन सीरीज के साथ मैच करता हुआ चले। यहाँ पे क्या आएगा? cos n पाई सी टी बाय एल इंटू साइन n पाई एक्स बाय आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए आपको यहाँ पे क्या कह रहा है? एक और इनिशियल कंडीशन दी हुई है, क्या? कि y इक्वल्स टू ये f ऑफ x है। कब है ये सब? व्हेन t की वैल्यू क्या है? 0। याद रखना इनिशियल कंडीशन का मतलब ही होता है t इक्वल्स टू 0 पे क्या चल रहा है। तो t इक्वल्स टू 0 पे ये वैल्यू दी हुई है, आपको दी हुई है। तो चलिए t इक्वल्स टू 0 पे यह है आपका फंक्शन ऑफ x, यानी y की वैल्यू। तो आप लिखेंगे यूजिंग इनिशियल कंडीशन, कब? दैट इज एट t इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा आपको? y इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी bn cos, t की वैल्यू 0 आ जाएगा, cos 0 साइन ऑफ n पाई एक्स बाय l। cos 0 कितना होता? 1। तो y की वैल्यू आ जाएंगी समेशन n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी bn साइन n पाई एक्स बाय l। फिर से क्या यूज करेंगे आप? फूरियर साइन सीरीज यूज करेंगे। तो बताइए क्या मिलेगा आपको? bn की वैल्यू क्या आता? 2 बाय l इंटीग्रेशन 0 से लेके l। फिर क्या आता? जो भी लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन है, y फंक्शन ऑफ x है, तो यहाँ पे आ गया y, या तो आप y को ही लिख सकते हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ x। क्यों लिख सकते हैं y की जगह फंक्शन ऑफ x? ये अगर आपको याद हो, मैंने यहाँ पे y की वैल्यू मेंशन करके रखा हूँ। जैसे इनिशियल कंडीशन लगाएंगे तो मैं y की जगह क्या ले सकता हूँ? फंक्शन ऑफ x। समझा? ऐसा क्यों लिख के रखा हूँ यहाँ पे? आप चाहो तो y भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप चाहो तो सादा y भी लिख सकते हो, मैंने क्योंकि मेंशन किया हो तो मैं f ऑफ x लिख सकता हूँ। फिर साइन का फंक्शन जो भी क्या है? n पाई एक्स बाय l, साइन ऑफ n पाई एक्स बाय l इंटू dx। अब देखो फंक्शन ऑफ x की वैल्यू हर एक जगह पे अलग है, तो 2 बाय l जैसा था वैसा फंक्शन की वैल्यू हर ट्राइसेक्शन में चेंज हो रही है। ऐसा था हमारा o से a डैश, पहले l/3 के लिए, फिर a डैश से लेके b डैश अगले l/3 के लिए, मतलब टोटल डिस्टेंस हो गया अभी 2l/3। फिर उसके बाद वापस से c पे हो रहा है, तो हम पहला इंटीग्रेशन कहां से लेंगे? 0 से लेके l/3 तक, यानी यहां तक पहुंचेंगे। सॉरी 0 से लेके l/3 ट्राइसेक्शन का पॉइंट था, यानी a डैश का आएगा। तो यहां तक के लिए क्या है? इक्वेशन o से लेके a डैश रहेगा हमारा फंक्शन ऑफ x।
तो फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू दी हुई है हमको 0 से लेके L/3 के लिए क्या है 3ax बाय एल 3ax बाय एल और ये साइन जैसा था वैसा आया। फिर उसके बाद हम L/3 से कहां तक जाएंगे 2L/3 तक L/3 से 2L/3 तक ये है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। तो आएगा फिर 2L/3 से लेके ये है हमारा फंक्शन ऑफ एक्स। आएगा कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट तो ये हो गया आपके लिए बी एन की वैल्यू। अब आप एक चीज देखो यार यहाँ पे तीन तीन इंटीग्रेशन लगाने हैं हमको। तो अगर हम एक साथ लेके सॉल्व करने जाएंगे तो हम बहुत बुरा फंस सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक को I1 I2 I3 कुछ इस तरीके से लेके सॉल्व करते हैं। वैसे तो यहाँ पे कुछ और चीज भी कॉमन दिख रही है मेरे को पूरे क्वेश्चन में। देखो यहाँ पे भी 3a है ये दोनों टर्म में भी 3a है तो मैं 3a को कॉमन ले सकता हूँ। ये दोनों टर्म में भी 3 है तो मैं 3a को कॉमन ले सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ बी एन इक्वल टू अगर मैं 3a को बाहर नहीं आता 3 2 6a/l हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा 0 से लेके L/3 3a बाहर निकल गया। डिवीजन में l सब में है क्या हमारे नहीं है तो डिवीजन का l भी बाहर ले लेते थे। चलो छोड़ो क्या बचेगा यहाँ पे x/l साइन n/x/l इंटू डी एक्स प्लस L/3 से 2L/3 यहाँ से 3a बाहर निकल गया तो बचेगा 1 माइनस 3 2 आएगा 2x/l इंटू साइन वाले फंक्शन तो लिखे ही नहीं गए यहाँ पे साइन n/x/l इंटू डी एक्स। भाई ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना इनने थोड़ी पाप किए कुछ इनसे भी होगा ना साइन n/x/l फिर आएगा प्लस इंटीग्रेशन 2L/3 से लेके L 3a बाहर निकला तो आएगा x/l माइनस 1 x/l माइनस 1 इंटू साइन n/x/l इंटू डी एक्स आएगा। समझा सबसे आपने 3a को ले लिया बाहर तो इनको ले लो I1 I2 और I3 आपको फिर से लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं क्योंकि नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं तो इनको कॉपी कर लेता हूं। एक को ले लेंगे I1 दूसरे को ले लेंगे I2 तीसरे को ले लेंगे I3 ताकि हम इनको अलग अलग सॉल्व करें। एक साथ करने में थोड़ा सा किचड़ा हो सकता है तो आप लेंगे देयरफॉर Pn को मैं ले लूंगा I1 प्लस I2 प्लस I3 इंटू यहाँ पे क्या बाहर है इनमें सब में आपको बाहर दिख रहा है 6a/l 6a/l इंटू I1 प्लस I2 प्लस I3 आएगा। इसको तो इक्वेशन ए वेयर I1 की वैल्यू क्या है पहला इंटीग्रल जो है 0 से लेके L/3 x/l साइन n/x/l इंटू डी एक्स। I2 की वैल्यू है दूसरा इंटीग्रल जो है L/3 से 2L/3 1 माइनस 2x/l साइन n/x/l और I3 की वैल्यू है तीसरा इंटीग्रल I3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2L/3 से लेके L x/l माइनस 1 साइन n/x/l इंटू डी एक्स। बस अब एक एक इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट करो और फिर फाइनल आंसर में लिख दो मतलब कॉपी करके पेस्ट करो। चलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करते हैं पहले। फिर से यहाँ पे 1/L कांस्टेंट आ गया इंटीग्रेशन के बाहर, इंटीग्रेशन लगेगा u v पे यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या रहता है u, तो आ गया x इंटीग्रेशन ऑफ v, साइन का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस n पाई x बाय l, और डिवाइड हो जाएंगे यहाँ पे जो भी कांस्टेंट था इसके साथ n पाई बाय l से हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ v, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस n पाई x बाय l, और सेम वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा n पाई बाय l से इंटू dx। इंटीग्रेशन के लेफ्ट और राइट दोनों में आप लगाते हैं लिमिट, तो आ गया 0 से लेके l/3, 0 से लेके l/3 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो क्या मिला आपको 1/L जैसा था वैसा, पहले अपर लिमिट लगाओ, जहां जहां पे x है उसकी जगह l/3, तो आ जाएगा l/3, ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस, कॉस के जगह रखो l/3 तो l हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा कॉस n पाई 3, और ये काय से डिवाइड हो रहा है n पाई l हो रहा है, माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x के जगह रखो 0, x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आंसर आ गया 0, तो ये हो गया आपके लिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1/n पाई बाय l, कॉन्स्टेंट है बाहर ले लो, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन, तो आ गया साइन n पाई x बाय l, तो जो भी a था x के साथ उससे डिवाइड करो, तो आएगा n पाई बाय l से हो गया डिवाइड, बिटवीन लिमिट 0 से लेके l/3 आएगा, तो क्या ही वैल्यू यहाँ पे 1/l, जो पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ये l कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर जाएगा न्यूमरेटर में, तो l इंटू एल हो जाएगा l स्क्वायर बाय 3 इंटू एन एल होगा 3n पाई, सॉरी 3 इंटू एन पाई होगा 3n पाई कॉस n पाई बाय 3, यहाँ पे सेम चीज प्लस l इंटू एल कहाँ पे l स्क्वायर डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाएगा न्यूमरेटर में अपॉन n पाई इंटू एन पाई आ जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर होगा, फिर उसके बाद साइन की वैल्यू पहले रखो l/3, तो l/3 में से l कैंसिल, तो आएगा साइन n पाई बाय 3, आगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x के जगह रखो 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0 होगा, सिंस साइन 0 इक्वल टू 0, तो ये आएगा आपका पहले I1 की वैल्यू, तो बताओ देयरफॉर I1 की वैल्यू क्या आएगा 1/L जैसे जाएगा अंदर, तो आएगा माइनस l अपॉन 3n पाई कॉस n पाई बाय 3, फिर प्लस एकल कैंसिल, तो आएगा l अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाय 3, तो हो गया आपके लिए I1 की वैल्यू। इसी तरीके से अब I2 और I3 को सॉल्व करना है, मिल गया I1, अब निकालो I, यह है आपका I2 ना, I2 दिया हुआ है हमको, सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया u, ये हो गया b, तो इंटीग्रेशन ऑफ u b क्या रहता है u माइनस 2x अपॉन l, इंटीग्रेशन ऑफ v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस n पाई x अपॉन l, जो भी a की वैल्यू उससे डिवाइड करता है n पाई बाय l से डिवाइड हो गया u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, लिमिट बाद में लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 बाय l, कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस n पाई x बाय l, सेम वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो n पाई बाय l से हो जाएगा डिवाइड इनटू dx, लिमिट लगा दो, माइनस साइन के लेफ्ट में भी लिमिट राइट में भी लिमिट आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट?
अब आप यहाँ पे करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आएगा 1 माइनस, पहले आप यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे 12/3, तो यहाँ पे अगर मैं x की जगह रखूंगा 12/3 तो आएगा 2x/l इंटू 12/3, तो एल हो रहा है कैंसिल, तो 2 2 जार 4, इक्वल टू x की जगह ही तो रखा हूँ l/3, मैंने क्या लिख दिया इसको, तो जहां जहां पे x है उसके जगह रखना है 12/3, तो आएगा 2/l इंटू x की वैल्यू आ गई 12/3, 2 2 कैंसिल, तो क्या बचा 4/3, 1 माइनस 4/3 आएगा, इंटू यहाँ पे भी वैल्यू रखो उसकी, क्या है x की जगह 12/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 जैसा था वैसा एल एल कैंसिल, तो आएगा कॉस ऑफ 2 एन पाई बाय, तो यहाँ पे कौन सा साइन था माइनस, तो यहाँ पे डाल दो माइनस साइन अपॉन एन पाई बाय एल, आया। पहली वैल्यू कैसे निकाल समझा, जहां जहां पे x था उसकी जगह आपने रखा 12/3, तो यहाँ पे था एन पाई बाय एल इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू 12/3, एल एल हो गया कैंसिल, तो बचा 2n पाई/3 है, कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट आता है तो माइनस इंटू ये वाले माइनस को भी निपटाया था तो माइनस इंटू माइनस लिख देता हूं प्लस, अब डालो l/3 वैल्यू, तो क्या आएगा 1 माइनस l/3, एल एल कैंसिल, तो आ जाएगा 2/3 आएगा, यहाँ पे l/3 रखो, एल एल कैंसिल, तो बचेगा कॉस ऑफ n पाई बाय 3 अपॉन n पाई बाय l, आया। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, आ गया 2/l जैसा था वैसा, यहाँ पे डिवीजन में आपको क्या दिख रही है वैल्यू 1 अपॉन n पाई बाय l, ये भी जैसा था वैसा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, होगा तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा आपको साइन, तो हो जाएगा साइन n पाई x बाय l, सेम वैल्यू से डिवाइड हो जाएगा, तो n पाई बाय l से हो जाएगा डिवाइड, बिटवीन लिमिट l/3 से लेके 12/3 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तकलीफ देते हैं, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं। और एक जगह पे भी अगर आपका कैलकुलेशन गलत हुआ फिर उसको ढूंढना बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है, इस तरीके का है अभी तक हमारा ये क्वेश्चन, तो यहाँ पे एल एल हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा 3 1 जार 3, 3 में से बन गया -1, तो -1/3 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो आगे इसकी वैल्यू आएंगी प्लस 1/3 आएगी, तो ये एल कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, तो क्या आएगा यहाँ पे एल अपॉन यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा एन पाई से, तो आएगा 3n पाई कॉस 2n पाई बाय 3 आएगा, 1 में से 2/3 गया तो कितना बचेगा +1/3, फिर से l कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे जाएगा न्यूमरेटर में, जाएगा प्लस l अपॉन 3n पाई कॉस n पाई बाय 3 आएगा। सेम चीज यहाँ पे क्या बचा है -2 जैसा था वैसा, यहाँ पे n पाई इंटू एन पाई हो गया n स्क्वायर पाई स्क्वायर, एल कहाँ पे डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया न्यूमरेटर में, अब लगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डिनोमिनेटर को तो निपटा ही लिया आपने, पहले रखो 2l/3x की जगह, तो एल एल हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 2/3 n पाई, तो आएगा साइन 2n पाई बाय 3 माइनस लोअर लिमिट, रखिए फिर से वैल्यू, जहां जहां पे आपके x है वहां पे रखो l/3, एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा साइन n पाई बाय 3 आएगा, ब्रैकेट को ओपन करो तो आपको I2 की वैल्यू भी मिल गई, क्या मिली l अपॉन 3n पाई कॉस 2n पाई कॉस
2n π/3 प्लस L/3n π cos n π/3 माइनस 12/n² sin 2n π/3 माइनस इंटू माइनस प्लस 12/n² sin n π/3। तो I2 भी मिल गया। अब बचा है लास्ट इंटीग्रल निकालना जो है I3, ये वाली वैल्यू। है जबरदस्त क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन करने से ना आपको पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मेन चीज सबसे मेन ये हो गया u, ये हो गया v। इंटीग्रेशन ऑफ u v क्या होता है u x/l -1 इंटीग्रेशन ऑफ v साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस n/x/l। x के साथ जो भी कांस्टेंट रहा उनसे क्या करना पड़ता है, डिवाइड करना पड़ता है इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u। तो 1/l कांस्टेंट है, डेरिवेटिव के बाहर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा, 1 का डेरिवेटिव 0। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, तो आ जाएगा माइनस कॉस n/x/l। सेम वैल्यू से डिवाइड करो तो आ गया n/l इंटू dx। समझा? u इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट के माइनस साइन के लेफ्ट साइड में लिमिट, माइनस साइन के राइट साइड में लिमिट। याद हो गया ये अब तक? तो बताइए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पे करो अपर लिमिट, पहले l रखो, L/L 1 हो जाएगा, 1 में से 1 गया 0, माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट निकालो, जहां जहां पे x उसके जगह रखो 2l/3, तो l हो जाएगा कैंसिल, तो बचा 2/3 माइनस 1 इंटू यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये माइनस को मैंने निपटा दिया। उसके बाद आएगा जहां जहां पे x है उसके जगह रखना है 2l/3, तो l हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा cos 2nπ/3 और डिवीजन में इसकी क्या है वैल्यू nπ/l। तो पहले वाले में आपने अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों लगा लिया। अपर लिमिट अच्छी थी, l रखो यहाँ पे, L/L होता है 1, 1 में से 1 गया 0, अच्छा था वो। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस 1/LL कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा nπ। फिर उसके बाद cos का इंटीग्रेशन साइन, तो आ जाएगा साइन nπx/l। सेम वैल्यू से डिवाइड करते तो आएगा nπ/l। बिटवीन लिमिट 2l/3 से लेके l, फिर से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या आएगा यहाँ पे 2/3 में से 1 गया, तो कितना आएगा -1/3 आएगा। यहाँ पे l कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आ गया -L/3 और उसका स्वागत कौन करेगा, nπ करेगा ऑफ cos 2nπ/3 आ गया यहाँ पे l कहाँ पे, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में, कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में। nπ इंटू nπ क्या हो जाएगा n²π²। यहाँ पे करो अपर लिमिट, तो आ जाएगा साइन, जहां जहां पे l है l रखो, तो l हो जाएगा कैंसिल, तो बचा साइन nπ माइनस लोअर लिमिट, यहाँ पे रखो x के जगह 2l/3, तो आ जाएगा साइन 2l/3, तो l हो जाएगा कैंसिल, तो आएगा 2nπ/3 आएगा। साइन की वैल्यू nπ पे कितनी होती है, 0 होती है, तो आपको मिल गया यहाँ पे आपका आंसर I3 का भी क्या मिला, -L/3nπ cos 2nπ/3 प्लस L/n²π² प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस, तो आएगा -L/n²π² साइन 2nπ/3। सिंस साइन nπ की वैल्यू होती है 0, तो ये वैल्यू होगी 0, 0 में से ये गया तो ये वैल्यू बचेंगे आएगा। तो आपके पास I1 है, आपके पास I2 है, आपके पास I3 है, तो देयरफॉर इक्वेशन A बिकम्स क्या आ जाएगा, Bn इज इक्वल टू, तो आ गया Bn इज इक्वल टू क्या आती वैल्यू 6a/L।
6a अपॉन n इंटू I1। I1 ये है आपका I1। तो भाई ये हो गया आपका I1 प्लस I2। प्लस I2 प्लस I3। यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएंगे, वैल्यू माइनस। आ गया I1 प्लस I2 प्लस I3। देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या? तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा है वैल्यू कटती हुई दिख रही है क्या? प्लस L अपॉन 3n पाई कॉस 2n पाई बाय 3 प्लस माइनस हो गया कैंसल। उसके बाद और कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे 2L है वैल्यू, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ L है वैल्यू, तो एक ही वैल्यू कट रही है, दूसरी नहीं कट रही है। कैलकुलेशन में तो गलती नहीं हुई ना कुछ? नहीं तो फिर मालूम चले कटना चाहिए था और कट ही ना हो। नहीं, यहाँ पे 2 तो कहीं पे दिख नहीं रहा है, यानी सही है हमारा अभी तक। तो बताइए यहाँ पे एक वैल्यू कट रही है, और कुछ कट रहा है क्या? ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो माइनस 3 टाइम्स हो जाएगा। और n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन 2n पाई 3, ये 2 टाइम्स है। और यहाँ पे L अपॉन 3n पाई कॉस L अपॉन 3n पाई कॉस, ये भी हो रहा है कैंसिल। तो हमारे पास दो वैल्यू बच रही है यहाँ पे। देयरफॉर bn की वैल्यू क्या बच रही है? 6 अपॉन L। ये दोनों को सॉल्व करो, 1 प्लस 2 क्या आएगा? 3L अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन n पाई बाय 3। उसके बाद ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो आ गया माइनस 3L अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन 2n पाई बाय 3। अब हम यहाँ से ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, बाहर ले सकते हो, तो bn की वैल्यू क्या मिल जाएगी? पहले यहाँ पे लिख लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज पे पेस्ट कर देंगे उसको। bn की वैल्यू क्या मिलेगा? 6a अपॉन l जैसा था वैसा। यहाँ पे 3L अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर को निकाल लेंगे बाहर, तो क्या बचेगा? साइन n पाई बाय 3 माइनस साइन 2n पाई बाय 3। मैं इसको सेम वैल्यू पे कन्वर्ट कर सकता क्या? कर सकता। मैं 2n पाई को क्या लिख सकता हूं? याद सब गौर से देखो, 2n पाई बाय 3 को मेरे को कन्वर्ट करना है n पाई बाय 3 में। मैं इसको ऐसा लिख सकता क्या? 3n पाई माइनस n पाई बाय 3 लिख सकता है ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा पक्के में क्या किया मैंने यहाँ पे? इसको थोड़ा सा लॉजिकल फॉर्म में लेके आया, सेम मेथड बनाने की कोशिश कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सेम वैल्यू बनाने की। तो देखिए यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या आपका? L L हो गया कैंसिल, तो bn की वैल्यू क्या बची यहाँ पे? 6 3 18a अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर
साइन एन पाई बाय 3 माइनस साइन 3 कैंसिल, तो क्या बचेगा एन पाई माइनस एन पाई बाय 3। तो ये आ गया आपके पास बी एन की वैल्यू। अब फिर से देखें यहाँ पे क्वेश्चन किसके टर्म्स में बन रहा है, एन पाई के टर्म्स में। क्वेश्चन किसके टर्म्स में बन रहा है, एन पाई माइनस थीटा के टर्म्स में। अगर आपको याद हो माइनस वाला कंसेप्ट जो मास्टर ने पढ़ाया था आपको, ये होता है हमारे लिए 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 फिर उसके बाद 2 होता है। अगर मैं एन पाई कहाँ कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट साइड में भी आ रहा है और राइट साइड में भी आ रहा है। जब भी यहाँ पे पाई आएगा यानी ऑड नंबर तो हम इस साइड है, और जब भी इवन आएगा तो हम इस साइड है। देखो 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आ रहा है। अब देखो एन पाई में से थीटा सब्ट्रैक्ट करना है, जब भी ऐड करते तो क्लॉकवाइज, जब भी सब्ट्रैक्ट करते तो एंटी क्लॉकवाइज। तो साइन में अगर आप एन पाई माइनस थीटा लगा रहे हो जहां पे एन क्या है, ऑड है, तब आपको कहां पे वैल्यू आ रहे हैं, आप आ रहे हैं आपके सेकेंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको याद हो एक्स एक्सिस होती है कॉस की, वाई एक्सिस होती है साइन की, तो साइन की वैल्यू क्या आएंगी, पॉजिटिव आएगी। तो आप बोल सकते हो उस केस में साइन ऑफ एन पाई माइनस एन पाई बाय 3 की वैल्यू आएंगी साइन एन पाई बाय आएगी। ये चीज याद है ना। अगर यहाँ पे पाई है तो साइन की जगह साइन, पाई बाय 2 है तो साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, और इससे साइन को चेक कर लेते हैं। अगर मैं आ रहा हूं 2 पाई, तो ये आ गया मेरा 2 पाई। 2 पाई में से आपने क्या किया, थीटा को सब्ट्रैक्ट किया, तो 2 पाई माइनस थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, थर्ड क्वाड्रेंट में। यहाँ पे हमारा साइन कैसा होता है, नेगेटिव, तो इस केस में साइन एन पाई माइनस एन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आएंगी, माइनस साइन एन पाई बाय 3 आएगी पक्के में। तो आप इसको यहाँ पे किस तरीके से लिखेंगे, आप लिखेंगे सिंस साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा, इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा। कब, व्हेन थीटा इज ऑड या व्हेन एन इज ऑड, व्हेन एन इज ऑड, एंड साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। कब, जब एन क्या होता है, इवन, व्हेन एन इज इवन। समझा। यहां पे जब भी आप आ रहे तो कौन सा आ रहा है, ऑड। जब भी आप राइट हैंड साइड में कौन सा नंबर आ रहा है एन का, इवन, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई आ रहा है। तो हमने यहाँ पे लगाया, अगर हम वैल्यू लगाते हैं एन पाई माइनस थीटा, तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। एन पाई माइनस थीटा अगर हम यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे साइन की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव। ऊपर साइन पॉजिटिव, नीचे साइन नेगेटिव। तो आपने ये बना लिया यहाँ पे, यानी यहाँ पे फिर से आपको दो वैल्यूज मिलेंगे, एक जब एन ऑड है, दूसरा जब एन इवन है आएगा। तो आप इसको लिखेंगे देयरफॉर बी एन की वैल्यू आएंगी 18a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर। इसको थोड़ा नीचे करना पड़ेगा हमको, साइन ऑफ एन पाई बाय 3 माइनस साइन जैसा था वैसा साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा। तो आ जाएगा साइन ऑफ थीटा यानी एन पाई बाय 3। कब, व्हेन एन इज ऑड। और सेकेंड इसकी वैल्यू आ जाएंगे 18a अपॉन एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई बाय 3 माइनस जैसा था वैसा साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती, माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी एक और बार आ जाएगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस साइन एन पाई बाय 3। कब, व्हेन एन इज इवन आ जाएगा। तो देखो एन पाई बाय 3 में से एन पाई बाय 3 क्या, तो क्या आएगा आंसर 0। आप बोल सकते देयरफॉर बी एन की वैल्यू आएंगी 0। कब, व्हेन एन इज ऑड।
और इसकी वैल्यू आ जाएंगी 1 + 1 हो जाएगा 2, तो 18 2 जार 36a n स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर, n स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर साइन ऑफ n पाई बाय 3, साइन ऑफ n पाई बाय 3 कब, when n is even। तो आ गया, ये आ गया आपके लिए आपका bn का आंसर। आपके पास bn की वैल्यू है, bn जो इक्वेशन में वाली वैल्यू है आपके पास है, ये थी हमारी इक्वेशन bn वाली, समेशन 1 से लेके इंफिनिटी, इक्वेशन नंबर 8। अब आप लिखेंगे फाइनल सॉल्यूशन। मैं 8 को यहाँ पे अपनी नजरों के सामने लिखता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ क्या हो रहा है। तो आप लेंगे देयरफॉर इक्वेशन 8 बिकम्स। अब आप देखिए, जब आप n की वैल्यू ऑड लेंगे, यानी जब मैं n की वैल्यू 1 लूंगा तो b की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। जैसे मैं n की वैल्यू 2 लूंगा तो b की वैल्यू ये मिलेंगी, फिर जब मैं n की वैल्यू 3 लूंगा फिर से क्या हो जाएंगी 0। तो यहाँ पे ऑड वाले नंबर पे वैल्यू क्या आ रही 0, तो उससे हमको कोई मतलब है क्या, नहीं। हमको कौन से नंबर चाहिए, इवन। और मैंने आपको बताया था आप ऑड नंबर कैसे लिखते हैं, n के जगह लिख दो 2n - 1, और आप इवन नंबर कैसे लिखते हैं, n के जगह लिख दो 2n। तो क्या मिलेगा आपका आंसर, देयरफॉर y = समेशन n = 1 से लेके इंफिनिटी, क्या है वैल्यू bn है, bn की वैल्यू क्या है 36a अपॉन n का स्क्वायर। हमको इवन नंबर पे ही चाहिए क्योंकि ऑड पे वैल्यू क्या आ रही है 0, तब हमको ऑड को हटाना है, तो n को क्या करेंगे 2n लिख देंगे, तो आएगा 2n, n के स्क्वायर की जगह 2n का स्क्वायर इंटू पाई का स्क्वायर साइन n के जगह 2n पाई बाय 3, ये bn की वैल्यू होगी, इंटू कॉस ऑफ n के जगह 2n पाई ct बाय l, n के जगह 2n पाई x बाय आएगी। देखो आप वैल्यू रख के, n के जगह अगर 1 रखूंगा 2 1 जार 2 आया इवन नंबर, n के जगह 2 रखूंगा 2 2 जार 4, फिर से इवन नंबर है। कोई भी ऑड नंबर आ रहा है क्या यहाँ पे, नहीं आ रहा। तो बताइए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, देयरफॉर इसको हटा दूं, ये तो आपको रेफरेंस के लिए लिखा था मैंने, therefore the required solution is क्या आएगा, y = समेशन n = 1 से लेके इंफिनिटी। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 के टेबल में 36 कितने जाएगा 4 9 जार 36, तो आ गया 9 अपॉन a, नीचे क्या बचेगा, नहीं तो इसको ऐसे ही रहने दे यार अभी को, है ना, क्योंकि अगर आपने इसको अभी छेड़छाड़ की तो फिर वैल्यूज डिफरेंट निकाल सकते हैं। वैसे सेम ही रहेगा वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ जाएगा n का स्क्वायर पाई का स्क्वायर। तो आप एक ये फाइनल आंसर लिख सकते हो, या तो ये साइन ऑफ 2n पाई बाय 3 कॉस ऑफ 2n पाई ct बाय l साइन ऑफ, साइन था ना यहाँ पे, डायरेक्ट 2n पाई था क्या, साइन था ना यहाँ पे, साइन ऑफ साइन ऑफ 2n पाई x बाय n, देखो अच्छे से साइन था वहां पे, साइन इंटू साइन ऑफ 2n पाई x बाय, ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। बताया तो ये फाइनल लिखो या तो ये फाइनल लिखो, और ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है सबको समझाऊंगा। तो टॉपिक हार्ड है, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, ये ज्यादातर हार्ड ही होता है। आपको अगर इंटीग्रेशन आता है और कोर कंसेप्ट आता है तो आप कंसेप्चुअली गलत नहीं कर सकते, बस कैलकुलेशन करते वक्त गलती हो सकती है। क्वेश्चन बहुत ज्यादा बड़े हैं, इतने ज्यादा अगर बड़े क्वेश्चन रहते हैं तो आपको कैलकुलेशन में गलती होना थोड़ी सी आम बात है। तो उम्मीद है लेकिन आपको समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी होता है समाप्त। अब हमको पढ़ना है हीट इक्वेशन,
जिसमें 1 डायमेंशनल हीट फ्लो भी पढ़ना है और 2 डायमेंशनल हीट फ्लो यानी लैग्रेंजेस इक्वेशन भी पढ़ना है। वो हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। अच्छा, एक चीज बच गया हमारे क्वेश्चन में। क्या बच गया? एक लाइन लिखना। कौन सी भाई? कितना है? कौन सी? आपको बोल रहा है शो दैट द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट। आपको बताना है मिड पॉइंट पे वैल्यू, यानी अगर स्ट्रिंग की लेंथ है एल तो उसका मिड पॉइंट कहां पे आएगा? L/2 पे। आपको बताना है कि वो रेस्ट पे रहेगा, मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आएंगी? 0 आएंगी, यानी y की वैल्यू एट मिड पॉइंट क्या आनी चाहिए? आपकी 0 आनी चाहिए। प्रूव करके बताओ, ये कैसे करेंगे? एट मिड पॉइंट, दैट इज व्हेन x इक्वल टू L/2। बताओ y की वैल्यू क्या मिलेंगे आपको? आपको x की जगह क्या लिखना है? L/2 तो आएगा समेशन इक्वल टू 1 से लेके इंफिनिटी 9a अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन 2n पाई बाय 3 इंटू कॉस 2n पाई CT/L। x के जगह क्या रखेंगे? L/2 तो LL कैंसिल, 2 कैंसिल, तो क्या बचा? साइन n पाई। और अगर आपको याद हो साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो यहां से y की वैल्यू क्या आ गई आपकी? 0। क्यों? सिंस साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है? 0। तो देयरफॉर आप फाइनल आंसर लिख सकते हैं y क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है। तो y की वैल्यू कितनी आ रही? 0, यानी डिस्प्लेसमेंट उस पॉइंट पे कितना हो रहा है? 0 हो रहा है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन एट रेस्ट, क्योंकि हमने t की तो कोई वैल्यू डाला ही नहीं, यानी हर एक t के लिए आपकी y की वैल्यू एट x इक्वल टू L/2 यानी मिड पॉइंट पे कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। यानी वो कौन सा वाला पॉइंट होगा? ये वाला पॉइंट होगा। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी डाउट नहीं, सबको समझा? यहां से लेके यहां तक L/3 था, फिर यहां से लेके यहां तक L/3 था, ऐसा। तो यहाँ पे कहीं पे आएगा हमारा मिड पॉइंट, जो हमेशा कहाँ पे रहेगा? रेस्ट पे रहेगा। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होंगे। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर करते जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।